स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। नाउ एज यू नो, हम लोग जो है वो अभी तक के जो पढ़ते आ रहे थे वो डीएनए, आरएनए, जीन एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ें के बारे में हम पढ़ते आ रहे थे। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। अब हमें जो है देखना है ओपरॉन कॉन्सेप्ट। हमने लास्ट वीडियो में जो है वो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन या रेगुलेशन ऑफ जीन देखा था कि जीन जो है वो कैसे या कब एक्सप्रेस होगा, किस तरह से एक्सप्रेस होगा। अब हमें जो है वो ओपरॉन कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना है। मतलब ओपरॉन कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल कि कब कौन सा जीन जो है वो एक्सप्रेस होगा, स्विच ऑन, स्विच ऑफ या पॉजिटिव कंट्रोल, नेगेटिव कंट्रोल के बारे में हमने बात की थी। तो वो हमें एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ दिस कंसेप्ट। सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय ओपरॉन? ओपरॉन का मतलब होता है द कलेक्शन ऑफ जीन्स, वो जीन्स का कलेक्शन जिनके जो फंक्शंस है या एक्सप्रेशन है जो एक दूसरे से मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में। जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए जो है वो एक जीन का एक्सप्रेस होना जरूरी नहीं है, एक से ज्यादा जीन जब एक्सप्रेस होंगे तभी वो पर्टिकुलर सब्सटेंस जो है उसका ब्रेकडाउन होगा, मेटाबॉलिज्म होगा। तो जब तक के वो सारे जीन्स जो है वो एक्सप्रेस नहीं होंगे तब तक के वो पर्टिकुलर सब्सटेंस का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक सब्सटेंस को मेटाबोलाइज करने के लिए एक से ज्यादा जीन्स का जो है वो एक्सप्रेस होना जरूरी है। तो ये जो भी जीन्स है विच आर इन्वॉल्व फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ one substance will collectively called as an operon। उसे क्या कहा जाएगा? ओपरॉन कहा जाएगा। ओपरॉन कंसेप्ट जो है वो जिन्होंने सबसे पहले एक्सप्लेन किया वो है जैकब एंड मोनोड। ठीक है, जैकब और मोनोड नाम के जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने 1961 में ये कंसेप्ट जो है वो एक्सप्लेन किया है। ये कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए जो है वो उन्होंने लैक ओपरॉन मॉडल के थ्रू इसे एक्सप्लेन किया है। लैक ओपरॉन मॉडल जो है दैट इज एक्सप्लेन इन ई कोलाई बैक्टीरिया। इश्चर्शिया कोलाई बैक्टीरिया के सेल में या ये परफॉर्म किया गया एक्सपेरिमेंट है और इसके माध्यम से आपका जो जीन कंसेप्ट है या ओपरॉन कंसेप्ट है इसे एक्सप्लेन किया। इसीलिए जो है इसे लैक ओपरॉन इसीलिए कहा गया है क्योंकि in E. coli bacteria the whole concept is related to the breakdown of lactose molecule। lactose molecule कब ब्रेक होगा, कब नहीं होगा, या lactose molecule ब्रेक करने के लिए जो जीन्स एक्सप्रेस होना जरूरी है वो कब होंगे, कब नहीं होंगे, ये एक्सप्लेन किया है इन लैक ओपरॉन मॉडल। और लैक्टोज का ब्रेकडाउन है इसीलिए इसे लैक ओपरॉन कहा गया है। ठीक है, लैक मतलब लैक्टोज और ओपरॉन मतलब द कलेक्शन ऑफ जीन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टोज मॉलिक्यूल। ना देखो यहाँ पे लैक्टोज मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए 3 एंजाइम फॉर्म होना जरूरी है। ठीक है, एक है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फंक्शन क्या है? ये लैक्टोज मॉलिक्यूल को ब्रेक करता है, डाइजेस्ट करता है, हाइड्रोलाइज करता है इनटू गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। ठीक है, दूसरा जो एंजाइम है वो है बीटा गैलेक्टोसाइड परमिएज एंजाइम। ये परमिएज एंजाइम का फंक्शन है कि ये लैक्टोज मॉलिक्यूल को सेल के अंदर एंट्री दिलवाता है। जब तक के लैक्टोज मॉलिक्यूल सेल के अंदर नहीं रहेगा तब तक के इसका ब्रेकडाउन नहीं होगा। तो इट परमिट्स द लैक्टोज मॉलिक्यूल टू एंटर इनटू द सेल। इसके बाद में तीसरा जो है दैट इज ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम। ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम का फंक्शन है कि वो एसिटिल ग्रुप जो एसिटिल कोएंजाइम के फॉर्म में है उसे कन्वर्ट करता है इनटू गैलेक्टोज। ठीक है, गैलेक्टोज में जो गैलेक्टोसाइड में उसे कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये 3 एंजाइम, और हमें पता है एंजाइम इज नथिंग बट इट इज अ प्रोटीन। और प्रोटीन कब बनेगा? जब जीन का एक्सप्रेशन होगा। जीन का एक्सप्रेशन कब होगा? जब उस जीन को देखकर एमआरएनए बनेगा और एमआरएनए को ट्रांसलेट कर प्रोटीन बनेगा। मतलब पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा, उसके बाद में ट्रांसलेशन होगा। ट्रांसलेशन के बाद में ही ये पर्टिकुलर प्रोटीन्स फॉर्म होंगे जो एक एंजाइम की तरह काम करते हैं। अब अगर लैक्टोज मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करना है तो ये तीनों एंजाइम का फॉर्मेशन जरूरी है। अब लैक ओपरॉन मॉडल की मदद से क्या क्या चीजें एक्सप्लेन की है। सबसे पहले द ओपरॉन मॉडल कंसिस्ट ऑफ, या इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। रेगुलेटर जीन होता है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। ठीक है, रेगुलेटर जीन का काम है रिप्रेसर प्रोटीन बनाना। जब भी ये जीन एक्सप्रेस होगा, मतलब ये जीन जो है इससे एमआरएनए फॉर्म होगा पहले। ठीक है, मतलब क्या हो गया, ये ट्रांसक्रिप्शन हो गया। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए फॉर्म होगा और इस एमआरएनए को देखकर ट्रांसलेशन
ट्रांसलेशन होगा, ठीक है, और ट्रांसलेशन होकर एक क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। ये जो भी प्रोटीन है दिस विल कॉल्ड एज रिप्रेसर प्रोटीन, ठीक है, ये रिप्रेसर प्रोटीन है। रिप्रेसर प्रोटीन का फंक्शन क्या है? रिप्रेसर प्रोटीन का फंक्शन है इट बाइंड्स ऑपरेटर। इसका काम क्या है? ये ऑपरेटर को क्या करता है? बाइंड करता है, ठीक है। अब प्रमोटर, प्रमोटर इज रिप्रेजेंटेड बाय पी। पी या प्रमोटर का काम है प्रोसेस को प्रोसीड करना, शुरुआत करना, प्रोसेस की क्या करना, शुरुआत करना। ये काम है किसका? प्रमोटर जीन का। ऑपरेटर जीन, प्रमोटर का काम है प्रोसेस को शुरुआत करना और इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने का काम है ऑपरेटर का। जब तक के ऑपरेटर आगे काम नहीं करेगा तब तक के ये जीन्स, ये तीनों क्या है? दीज आर द स्ट्रक्चरल जीन्स। ये क्या है? ये स्ट्रक्चरल जीन्स है। तो जब तक के ऑपरेटर आगे काम नहीं करेगा तब तक के Z, Y और A जो स्ट्रक्चरल जीन है वो एक्सप्रेस नहीं होंगे, मतलब उनका mRNA और mRNA से फिर प्रोटीन में कन्वर्शन नहीं होगा। वो सब किसके ऊपर डिपेंड करता है? ऑपरेटर के ऊपर। और स्ट्रक्चरल जीन, जैसे मैंने बताया आपको कि स्ट्रक्चरल जीन जो है, स्ट्रक्चरल जीन का काम क्या है? इनके पास में कुछ ना कुछ फंक्शन होता है। ये जीन जब तैयार होंगे वो फंक्शन आपके बॉडी में शो होगा, एक्सप्रेस होगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल जीन क्या है? स्ट्रक्चरल जीन आर द जीन्स विच कंटेन सम ऑफ द फंक्शन एंड इफ दोज जीन्स आर एक्सप्रेस देन द फंक्शन विल एक्सप्रेस, ठीक है। नहीं, यहाँ पर एक और चीज है इंड्यूसर। एक्चुअली ओपेरॉन कंसेप्ट का ये पार्ट नहीं है इंड्यूसर। इंड्यूसर जो है इसके ऊपर डिपेंड रहता है कि ये प्रोसेस जो है वो स्विच ऑन रहेगी या स्विच ऑफ रहेगी, ठीक है। इंड्यूसर का काम है वो रिप्रेसर प्रोटीन को बाइंड करता है, ठीक है। ये हो गए सबके फंक्शन के बारे में। अब हमें बात करना है कि लैक ओपेरॉन मॉडल में जैकब और मोनोड ने कैसे एक्सप्लेन किया है कि ये तीनों जीन्स कब एक्सप्रेस होंगे और कब नहीं होंगे। नाउ सी, यहाँ पे सबसे पहले प्रमोटर इस प्रोसेस की शुरुआत करता है। प्रमोटर के पास में ये ऑप्शन है कि वो ये मैसेज जो है वो किसे देगा? रेगुलेटरी जीन को देगा। अब ई कोलाई बैक्टीरिया का जो सेल है, ठीक है, ई कोलाई बैक्टीरिया का जो सेल है, इसमें सबसे पहला प्रेफरेंस जो है फॉर द गेन ऑफ एनर्जी। जब अगर इस सेल को किसी भी प्रकार की एक्टिविटी करना है तो उसे एनर्जी की आवश्यकता होगी और उस एनर्जी को पाने के लिए वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। नॉर्मल तरीके से सेल जो है वो सबसे पहला प्रेफरेंस एनर्जी के लिए ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ही देता है। कारण यह है कि ग्लूकोज के ब्रेक डाउन होने की वजह से जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है वो जरूरत से ज्यादा होती है। लेकिन अब यहाँ पे देखो, सबसे पहली चीज कि अगर ई कोलाई बैक्टीरिया के सेल में ग्लूकोज जो है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, मतलब वहां पे ग्लूकोज नहीं है, फिर सेल जो है उसका मैकेनिज्म कोई दूसरे ऐसे सब्सटेंस को ढूंढता है जो ग्लूकोज से मिलता जुलता है और जिसे ब्रेक कर कर एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि जब ई कोलाई बैक्टीरिया में ग्लूकोज अवेलेबल है तब क्या मैकेनिज्म होगा और जब ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है तब क्या मैकेनिज्म होगा। पहला केस है कि जब सेल में ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है। नाउ देखो, फिर से हम ये जो ओपेरॉन सिस्टम है इसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले प्रमोटर, सेल में ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है तो प्रेफरेंस किसे जाएगा? लैक्टोज को। लैक्टोज इज आल्सो टाइप ऑफ शुगर और उसके ब्रेक होने से भी जो है वो एनर्जी रिलीज होती है। नाउ यहाँ पे प्रमोटर का काम है कि वो इस प्रोसेस की शुरुआत करेगा। शुरुआत करने के बाद में सबसे पहला मैसेज जाएगा किसे? सबसे पहला मैसेज जाएगा रिप्रेसर प्रोटीन को, या उसको रेगुलेटरी जीन कहा जाता है, ठीक है। रेगुलेटरी जीन को मैसेज जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में है फिर से प्रमोटर, फिर है ऑपरेटर, फिर है Z, फिर है Y और A, ठीक है। यहाँ पे जैसे एक्सप्लेन किया है कि Z जो है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज को तैयार करने के लिए जीन है, Y जो है वो परमिएज को तैयार करने के लिए जीन है और A इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम, ठीक है ना। देखो यहाँ पे जब लैक्टोज को ब्रेक डाउन करना है मतलब Z, Y और A का एक्सप्रेस होना जरूरी है। देखो यहाँ पे क्या होता है कि प्रमोटर ने मैसेज शुरू किया, वो मैसेज सबसे पहले किसके पास जाएगा? रेगुलेटरी जीन के पास जाएगा, जिसकी वजह से रेगुलेटरी जीन का क्या होगा?
ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, इस जीन को ट्रांसक्राइब करके क्या फॉर्म होगा, एमआरएनए फॉर्म होगा, ठीक है। ये एमआरएनए का क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा, और ट्रांसलेशन होने के बाद में एक प्रोटीन तैयार होगा, ठीक है। दिस प्रोटीन इज कॉल्ड एज रिप्रेसर प्रोटीन। अब जैसे मैंने आपको बताया कि रिप्रेसर प्रोटीन का काम क्या है, ऑपरेटर को बाइंड करना, ये काम हो गया, ठीक है। ये प्रमोटर था किससे एक्टिवेट करने के लिए, रेगुलेटरी जीन को एक्टिवेट करने के लिए। इसके बाद में दूसरा प्रमोटर है जो किससे एक्टिवेट करने के लिए है, ऑपरेटर को एक्टिवेट करने के लिए है। लेकिन जब ये प्रमोटर काम करना शुरू करेगा और ऑपरेटर एक्टिव होगा, तुरंत ही ये जो भी रेगुलेटरी जीन है एज पर इट्स नेचर, उसके स्वभाव के अनुसार वो क्या करेगा, इस ऑपरेटर को बाइंड कर लेगा, इस ऑपरेटर को क्या करेगा, बाइंड कर लेगा, और बाइंड करने की वजह से ये ऑपरेटर जो है वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा। ये एक केस है। ये केस कब रहेगा, जब ग्लूकोज इज अवेलेबल, ठीक है। जब सेल में क्या अवेलेबल है, ग्लूकोज अवेलेबल है। ग्लूकोज अगर अवेलेबल है तो Z, Y और A को एक्सप्रेस होना नहीं है। क्यों? क्योंकि Z, Y और A एक्सप्रेस होंगे ओनली कब, जब किसका ब्रेकडाउन होना जरूरी है, लैक्टोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होना जरूरी है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, सेल में ग्लूकोज मॉलिक्यूल अवेलेबल है, इसीलिए वो गैलेक्टोज के ऊपर लैक्टोज के ऊपर शिफ्ट नहीं होगा, ठीक है। दिस इज वन केस विद द हेल्प ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन। दूसरा केस, दूसरे केस में क्या होगा, जब अब क्या हो गया है, दूसरा केस ये है कि ग्लूकोज इज एब्सेंट, ठीक है। दिस इज सेकेंड केस, दिस इज फर्स्ट केस। जब ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है तब क्या होगा, ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है मतलब Z, Y और A को एक्सप्रेस होना है, उसके लिए ऑपरेटर का खुला रहना जरूरी है। अब क्या होता है कि जब पूरी तरह से सेल में जो है वो लैक्टोज अवेलेबल नहीं होता है, तो ये लैक्टोज जो है थोड़ी मात्रा में सेल में ऑलरेडी अवेलेबल होता है, जो परमिएज की तरह काम करता है, ठीक है। और ये परमिएज जो है वो इंड्यूसर की तरह काम करता है। देखो, प्रमोटर ने मैसेज दिया रेगुलेटरी जीन को, रेगुलेटरी जीन ने एमआरएनए और फिर रिप्रेसर प्रोटीन तैयार किया, ठीक है। ये जो भी रिप्रेसर प्रोटीन है, ठीक है, ये रिप्रेसर प्रोटीन का काम क्या है, ऑपरेटर को बाइंड करना। लेकिन सेल में ऑलरेडी थोड़ा सा क्या अवेलेबल है, परमिएज एंजाइम अवेलेबल है, जो किसकी तरह काम करेगा, इंड्यूसर की तरह काम करेगा। अब ये इंड्यूसर क्या करेगा, इस रिप्रेसर प्रोटीन को बाइंड कर लेगा, ठीक है। रिप्रेसर प्रोटीन को किसने बाइंड किया, इंड्यूसर ने, ठीक है। इंड्यूसर ने रिप्रेसर प्रोटीन को बाइंड कर लिया, जिसकी वजह से रिप्रेसर प्रोटीन की एक्टिविटी पे क्या हो गया, रोक लग गई, स्टॉप हो गया। इसकी वजह से अब रिप्रेसर प्रोटीन की एक्टिविटी अगर रुक गई, मतलब वो ऑपरेटर को बाइंड करेगा नहीं, उसे वहीं पे क्या कर लिया गया, स्टॉप कर लिया गया। किसके द्वारा, इंड्यूसर के द्वारा। इंड्यूसर कौन है, परमिएज। परमिएज जो है ये कहाँ पे है, सेल में थोड़ा सा परमिएज जो है वो अवेलेबल रहता है, ठीक है। ऑल्दो सारा लैक्टोज जो है वो यूज होने के बाद में भी थोड़ा बहुत लैक्टोज जो है वो वहाँ पे अवेलेबल होता है, और वो लैक्टोज जो है वो इंड्यूसर की तरह काम करता है विद द हेल्प ऑफ परमिएज एंजाइम, क्योंकि परमिएज का काम है लैक्टोज को सेल के अंदर एंट्री दिलवाना। तो वो जो लैक्टोज अवेलेबल है वो इंड्यूसर की तरह काम करेगा, और वो इंड्यूसर का काम है कि वो किसे बाइंड करेगा, यहाँ पे लिखा ही है कि इट बाइंड्स द रिप्रेसर प्रोटीन। अब जब प्रोटीन रिप्रेसर प्रोटीन को ये बाइंड कर लेगा तो ऑपरेटर फ्री है। ऑपरेटर का काम है कि वो बारी बारी करके क्या करेगा, एक एक स्ट्रक्चरल जीन को एक्सप्रेस करेगा। पहले वो Z को ट्रांसलेट करेगा, पहले उसका क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ठीक है, जिसकी वजह से एमआरएनए बनेगा, और एमआरएनए जब ट्रांसलेट होगा तो वो क्या फॉर्म करेगा,
बीटा गैलेक्टोसाइडेज फॉर्म करेगा। उसके बाद में वो Y को रीड करेगा जिसका ट्रांसलेशन होकर एक mRNA बनेगा और उसका ट्रांसलेशन होकर जो है वो परमिएज बनेगा। उसके बाद में वो A को रीड करेगा, फिर से mRNA बनेगा, mRNA का ट्रांसलेशन होगा और वो ट्रांस एसिटिलेज बनाएगा। मतलब ऑपरेटर जो है वो स्टेप वाइज मैनर में पहले Z फिर Y और फिर A को रीड करके मतलब ऑपरेट करके पहले Z जीन को रीड करेगा, उसका ट्रांसक्रिप्शन होगा तो mRNA बनेगा, mRNA का ट्रांसलेशन होगा तो फिर पर्टिकुलर प्रोटीन बनेगा। उसके बाद में Y और A सीक्वेंशियली फॉर्म में तीनों के तीनों एंजाइम जो लैक्टोज को ब्रेक करने के लिए जरूरी है वो फॉर्म होंगे विच आर कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल जीन। जब ये तीनों सब्सटेंसेस फॉर्म हो जाएंगे तो सेल के अंदर में जो लैक्टोज अवेलेबल है उसे आसानी से ब्रेक किया जा पाएगा, ठीक है। और इस तरह से जब लैक्टोज मॉलिक्यूल ब्रेक होंगे तो जो भी एनर्जी रिलीज होगी वो फिर एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसके लिए वो सेल क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। विद द हेल्प ऑफ दिस जो भी जैकब और मोनोड है इन्होंने लैक ओपरॉन मॉडल की मदद से ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि जीन का एक्सप्रेस होना कब जरूरी है और कब जरूरी नहीं है। यहाँ पे दो केस के थ्रू, एक जब ग्लूकोज अवेलेबल है तब लैक्टोज को ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम की आवश्यकता नहीं है तो रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर को बाइंड करेगा और वो तीन जीन को एक्सप्रेस होने नहीं देगा क्योंकि उनकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सेल में ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है तो लैक्टोज अगर एक अल्टरनेटिव सब्सटेंस है जिसे ब्रेक कर एनर्जी प्राप्त की जा सकती है तो ऐसे केस में जो है वो ऑपरेटर को बाइंड करने वाला इंड्यूसर रहेगा। वो इंड्यूसर की वजह से जो भी रिप्रेसर प्रोटीन है उसका फंक्शन स्टॉप हो जाएगा और ऑपरेटर फ्री रहेगा। ऑपरेटर अगर फ्री रहेगा तो वो स्टेप वाइज मैनर में वो तीनों जीन्स को ट्रांसक्राइब करेगा और तीनों एंजाइम फॉर्म करेगा विच इज नेसेसरी फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टोज मॉलिक्यूल। सो इस तरह से आपका ओपरॉन कंसेप्ट और उसके बाद में लैक ओपरॉन मॉडल ये दोनों ही यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे एक पार्ट इस चैप्टर का कंप्लीट होता है। इसके बाद में है जीनोमिक्स, फिर उसके बाद में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट दैट इज अनदर पार्ट ऑफ द चैप्टर, वो लेंगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच।